भाई साहब यहाँ पर 2025 तो जाने वाला या फिर ऑलमोस्ट कहे जा ही चुका है, 2-4-10 दिन बचा है और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हम करना चाहते हैं 2026 में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 2025 में अपना इन्वेस्टमेंट किए थे या फिर 2026 में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। ये वाला साल काफ़ी लोगों को हंसाया भी, काफ़ी लोगों को रुलाया भी, काफ़ी लोगों को टेंशन भी दिया। बट अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा जो अगला आने वाला साल है ये हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए जीवन में खुशियाँ लेकर आए। अब यहाँ पर इस साल में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हम म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर हम म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं अपने लिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को हमें ध्यान में रखकर अपने म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए जो कि हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं आगे, अगर हम सही तरीके से काम करके सही तरीके से सारी चीज़ों को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर हम ब्लाइंडली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए ये खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारा पैसा कहाँ पे लग रहा है, कौन से सेक्टर में लग रहा है, अगर ये सब सारी चीज़ों को बिना देखे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो पे रिस्क की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि आपका पोर्टफोलियो कब साइन देता है कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो नुकसान दे सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, एंड में मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो खुद साइन देता है कि भाई आपके जो अपने इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उस पर नुकसान हो सकता है या फिर आपको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ रीज़न होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि 2026 के लिए अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को करना है तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे अपने फंड को हमें यहाँ पे चुनना है जो कि हमारे लिए सही हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट जिन्हें हमें देखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक इन्वेस्टर करता है, जो कि करना भी चाहिए। जो नहीं करता वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहता है और वहाँ पर उसको रिटर्न मिलने में या फिर उसके इन्वेस्टमेंट को पूरा होने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ दोस्तों क्या है यहाँ पे, गोल सेटिंग। ठीक है, गोल सेटिंग। आप कहोगे जी ये क्या बात बता रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको अपना गोल सेटिंग करना ही चाहिए। विदाउट गोल सेटिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे गोल क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, या फिर आपको पढ़ाई के लिए बच्चों के पैसे जोड़ने हैं, या फिर आपको यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई गाड़ी लेनी उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, या फिर अपने फ्यूचर को प्लान आप कर रहे हो कि हमें एक अच्छा फ्यूचर घूमने के लिए जाना है हमें कहीं, उसके लिए आप प्लान करो, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे शादी है, अगर हमारे यहाँ पे 2-4 साल का यहाँ पे समय है तो शादी के लिए ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। पढ़ाई के लिए ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है अगर बच्चे छोटे हैं। रिटायरमेंट ये एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, जैसे 25 साल 30 साल का समय हो सकता है। यहाँ पर घूमने जाना है 10 साल का समय हो सकता है, या 5 साल का या 2 साल का समय हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल। गाड़ी लेनी है हमारा यहाँ पे 5 साल का समय तो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अगर हम गोल सेटिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किस लिए पैसे अपने जोड़ने चाहते हैं, और यही कारण है जब हमें पता लग जाता है किस लिए अपने पैसे हम जोड़ने वाले हैं, तब जाके हम सही तरीके से सही डिसीजन ले पाते हैं अपने फंड को सिलेक्ट करने में। और सबसे बड़ा रीजन होता है फंड का सिलेक्शन। यहाँ पर जब लोग गलती कर देते हैं, अपने गोल के अकॉर्डिंग फंड को नहीं चुनते हैं, तो आगे उनकी एसआईपी या फिर आगे उनका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रह ही नहीं सकता, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो ब्रेक हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पहली चीज हमने पार कर लिया, पहला पड़ाव हमने देख लिया। दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, रिस्क टॉलरेंस ये क्या है दोस्तों, रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या है, या फिर आप रिस्क कैपेसिटी आप मान सकते हो। रिस्क कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी ये क्या है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितना है, कि अगर आप 10,000 अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 8,000 आ गया, अगर आप इतना तक सहने को तैयार हो तो ये आपकी रिस्क कैपेसिटी है। मतलब आप कितना रिस्क सह सकते हो, मार्केट में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना लॉस जाने पे, कितना नुकसान जाने पे आप सह सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके रिटर्न को देखकर, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें रिस्क की संभावनाएं भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो पे डाउन जाते हैं, तो इसलिए मैं सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको रिस्क को समझना है, आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये अगर उनका 8,000 हो जाता है, 7,000 हो जाता है तो भी सह लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अगर यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और इनका पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे 9,500 हुआ तो भी इनको सहने में बहुत ही मुश्किल होती है कि हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है। तो विदाउट रिस्क टॉलरेंस को समझे हुए हमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के हमें डिमोटिवेट हम हो सकते हैं या फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें रिस्क टॉलरेंस को देखकर समझकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि कौन सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है 2026 में, हमें वो चीज़ें देखनी है। दोस्तों पास्ट का परफॉर्मेंस, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस
ये क्या हुआ, देखिए पहले हमने गोल सेटिंग किया, हमने किस लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, फिर हमने अपना रिस्क टॉलरेंस देखा कि हम कितना रिस्क सह सकते हैं, उस हिसाब से हमने फंड चुना। अब उस फंड का हम यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि भाई जो फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये पिछले 5 साल में, 10 साल में, 8 साल में इसका पास्ट का रिकॉर्ड कैसा रहा है, कैसे ये बाउंस बैक किया है मार्केट डाउन होने के बाद में, कैसे इसने रिटर्न बना के दिया है। तो ये चीज़ें हमारे लिए होती हैं इसको समझकर हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पास्ट परफॉर्मेंस हमें चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट को हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो एंड यहाँ पर एग्जिट लोड। ठीक है, एग्जिट लोड ये क्या है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। दोस्तों ये फंड के चार्जेस होते हैं, जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो वहाँ पर आपको जो फंड मैनेजर है आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कहा जाता है। एक्सपेंस रेशियो होता है जैसे कि 0.25%, 0.5%, 0.8%, मतलब 0.8%, 0.20%, 0.8%, ऐसे से आपको एक्सपेंस रेशियो देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ खर्चे होते हैं मैनेज करने के लिए। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, अपने पैसे को आप निकालना चाहते हो, आप 1 साल के भीतर पैसे को निकालते हो, तो कुछ फंड यहाँ पर आपको 1% का चार्ज लेते हैं, कुछ यहाँ पे 2% का भी चार्ज लेते हैं और कहीं के भी 3% भी चार्ज लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड है। तो हमें ये देखना है कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कितना है, ये हमें सहने लायक है या फिर नहीं भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देख लेनी है। पांचवा पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको सेक्टोरियल या फिर थीमेटिक फंड से बचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, आप इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हो, मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है, तो आपको अपने समझदारी से ही काम लेना है, अपने हिसाब से ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड में, तो आप उसको समझ अगर पाते हो तो ही आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, अन्यथा आपको वहाँ से बचना चाहिए। सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड कुछ समय तो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं जब तक उनका बोलबाला हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रिटर्न ही बना के नहीं देते हैं। तो आपको सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे छठा पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे फंड मैनेजर एंड यहाँ पर उसकी पास्ट की हिस्ट्री देखनी है। ठीक है, पास्ट की हिस्ट्री। फंड मैनेजर क्या है, जैसे आप फंड की परफॉर्मेंस देख सकते हो कि फंड मैनेजर कब से यहाँ पे हैं, उनका एक्सपेंस, उनका जो है कि अनुभव क्या है, आप उसको देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। और साथ में फंड की परफॉर्मेंस देखनी है। जैसे मान लेते अभी 2020 में या कोविड-19 के समय मार्केट डाउन हुई थी, तो उसके बाद से फंड ने कैसे यहाँ पे बाउंस बैक किया, कैसे उस समय अपने आप को संभाला, मतलब मार्केट काफ़ी नीचे थी तो फंड का परफॉर्मेंस क्या था, फंड भी काफ़ी नीचे चला गया था या फिर फंड लेवल पे था। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि फंड की परफॉर्मेंस क्या रही पास्ट में, कैसे उसने अपने आप को बचाया मार्केट के जो कि झोंके से। तो ये हमें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन पॉइंट को हम समझते हैं, सबसे पहला अपना हम यहाँ पे गोल सेटिंग करते हैं, हमने यहाँ पे गोल चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना रिस्क टॉलरेंस देखते हैं कि हमारा कितना कैपेसिटी है, रिस्क सहने की क्षमता है। उसके बाद हम यहाँ पर फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेंगे कि फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैसे इसने परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देख लेंगे कि इस फंड में चार्जेस क्या क्या लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। साथ में हम यहाँ पे थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड से हमें बच के रहना है अगर हमें समझ में नहीं आता है। और छठा क्या है, फंड मैनेजर और यहाँ पर उनका जो कि पास्ट का परफॉर्मेंस, पास्ट का रिकॉर्ड, कैसे उन्होंने अपना जो कि बाउंस बैक किया या फिर अपने आप को संभाला मार्केट के करेक्शन की स्थिति में। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो 2026 के लिए हम फंड सिलेक्ट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं तो जो भी फंड हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें फंड रिटर्न नहीं बना के मिलेगा, नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो मिल ही सकता है, बट आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। साथ में अगर आप अपने गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किए रहेंगे तो आगे चलकर अगर आप मान लेते आपने यहाँ पे शादी के लिए अपना पैसा जोड़ना चालू किया है और शादी होने में भी 8-10 साल समय बाकी है, आपने अपना लॉन्ग टर्म का गोल चुना है और यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में ही डरने लगे कि भाई यहाँ पे मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो इसलिए हमें जरूरी होता है कि हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने फंड को चुनना होता है। अब शॉर्ट में मान लेते हैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपने चुन लिया स्मॉल कैप या मिड कैप और ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। अगर आपका भाग्य अच्छा रहा, मार्केट अच्छा रहा तो भाई आपको रिटर्न मिल सकते हैं, बट अगर मार्केट ने शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी दिखा दी फिर तो आपके गए। इसीलिए आपको समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में ना आए तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सीधे बैंक चले जाइए, वहाँ के फंड मैनेजर आपको समझा देंगे कि आपको किस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करनी है तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है, फंड कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उसके 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही जानकारी समझ में आ सके। ठीक है, सो आपने अभी तक वीडियो को शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।